फ्रेंड्स, आज हम लोग पीवाईक्यू सीरीज में फ्लूइड डायनेमिक्स का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फ्लूइड स्टैटिक्स तो सिलेबस में नहीं है, फ्लूइड डायनेमिक्स ही है। पहले एक समय था 2010-11 के पहले आईआईटी जैम में फ्लूइड स्टैटिक्स भी हुआ करता था। हमको याद है, उसमें हम लोग सरफेस टेंशन का 2 क्लास लेते थे 4-4 घंटे का। तो अब वो सब सिलेबस में नहीं है, सिलेबस बहुत छोटा कर दिया है फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो फ्लूइड डायनेमिक्स ही रह गया है, मैकेनिक्स भी नहीं बोलेंगे। मैकेनिक्स तो स्टैटिक्स भी आ जाता है। ठीक है, तो डायनेमिक्स में आपको 3 मेनली टॉपिक्स है सिलेबस में। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली इक्वेशन और आइलर इक्वेशन, जिसमें आइलर इक्वेशन में क्वेश्चन आपका नहीं आता है। ठीक है, आइलर इक्वेशन क्वेश्चन बहुत बड़ा भी होता है और कभी नहीं पूछता है। ठीक है, हमको याद नहीं है कि कभी क्वेश्चन आइलर इक्वेशन पे पूछा होगा। हालांकि हम तो पढ़ाते हैं, किस सिलेबस में है, लेकिन क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन मेनली आपका बर्नौली इक्वेशन पे आता है और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे आता है। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, स्वीट टॉपिक है। ठीक है, एक सेकंड जरा माइक लगा ले। हाँ, ये एक बार वीडियो बनाए थे, माइक ही छूट गया था, तो सारा 2-3 घंटे का वीडियो मेरा खराब हो गया था। ठीक है, ओके, तो लेट्स डू दिस टॉपिक। बर्नौली इक्वेशन तो पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सिंपल टॉपिक है। विस्कोसिटी आपके सिलेबस में नहीं है, रेनॉल्ड्स नंबर नहीं है, ये सब नहीं है आपके सिलेबस में। बहुत छोटा सिलेबस जैम का कर दिया है और हमको समझ में नहीं आता क्यों इतना छोटा सिलेबस होता है ग्रेजुएशन लेवल पे, जबकि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अगर देखा जाए फिजिक्स पर्सपेक्टिव से। तो ठीक है, एनीवे, ठीक है, तो जो है उसको अच्छे से कर लो। ठीक है, तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम विशाल देवर्सी एंड आई हैव बीन टीचिंग फिजिक्स फॉर लास्ट 20 ईयर्स। और आईआईटी जैम का पहला टीचर आप मुझे मान सकते हो, क्योंकि 2005 से मैं पढ़ा रहा हूँ। उस समय लोग आईआईटी जैम जानता भी नहीं था। ठीक है, लोगों को बताना पड़ता था कि आईआईटी मिलकर एक जैम का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है एमएससी एंट्रेंस के लिए। किसी को नहीं पता था, लोग आईआईटी जेई गेट जानते थे, जैम नहीं जानते थे। अब तो बहुत देखते हैं वीडियो यूट्यूब पे, बड़े सारे टीचर लोग पढ़ाने लगे हैं, है ना। कुछ बच्चे भी पढ़ा रहे हैं जो अभी लगता है ग्रेजुएशन किए हैं, बट ठीक है, अनलेस दे आर टीचिंग वेल, नो इशू। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, फ्लूइड डायनेमिक्स। पहले एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन दिया रहता है और उसमें से एक करेक्ट होता है। ठीक है, उसको आप टिक कर देंगे। टिक का मतलब जो भी कंप्यूटराइज सिस्टम है उसमें आप मार्क करना होता है। एक से अधिक नहीं रहेगा, एक से अधिक एमएसक्यू में होता है। एमसीक्यू में एक ही ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अच्छा, देखिए 2010 में क्वेश्चन आया है। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। A trapped air bubble of volume V0 is released from depth h measured from the water surface in a large water tank. The volume of bubble grows to 2V0 as it reaches just below the surface. अच्छा, मतलब बबल, एक फिगर ड्रा कर लो यहाँ पे। ये मान लो वाटर टैंक है। ठीक है, तो बढ़िया ड्रा करो। और ये वाटर है, वाटर ही है ना जी, वाटर सरफेस। हाँ, ओके, एक एयर बबल है इसके अंदर। एयर बबल को हम लोग चलो इस कलर से डिनोट कर लेते हैं। एयर बबल है, इसका वॉल्यूम जो है V0, V0 इज द वॉल्यूम। और सपोज करो ये हाइट डेप्थ h पे है, डेप्थ h पे। ठीक, अब कह रहा है कि बबल जब ऊपर जाएगा तो इसका वॉल्यूम बड़ा हो रहा है, मतलब बढ़ जा रहा है वॉल्यूम। क्यों बढ़ रहा है? अच्छा, एक चीज और बोला है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। टेम्परेचर, प्रेशर अबव द सरफेस इज कांस्टेंट। ठीक है, प्रेशर अबव द सरफेस क्या होगा? P0 होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो PATM। ठीक है, तो बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि बॉयल्स लॉ फॉलो करेगा ना। T कांस्टेंट है तो PV = nRT होता है। T कांस्टेंट है तो एयर जो भरा हुआ है बबल के अंदर वो ये बॉयल्स लॉ फॉलो करेगा, PV = कांस्टेंट। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, देखो डेप्थ h पे प्रेशर कितना होगा, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू PATM प्लस ρgh। ये जानते होंगे आप लोग। अब जैसे जैसे बबल ऊपर जाएगा h घटेगा। ठीक है, तो क्या होगा?
आपका प्रेशर घटेगा। अब प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। तो प्रेशर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे प्रेशर जो है घटता जाएगा और वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो इसको अप्लाई कर लो। यहाँ पे मान लो ए पॉइंट है और ये मान लो बी पॉइंट है, तो एट पॉइंट ए द प्रेशर विल बी इंटू वी नॉट। और जब बी पॉइंट पे बबल जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नॉट इज पी एटीएम बेसिकली, इस पी एटीएम इंटू टू वी नॉट, पी एटीएम इंटू टू वी नॉट, ठीक। अच्छा, क्या फाइंड करने बोला है, एच निकालने बोला है, ठीक है, निकाल लेंगे। वी नॉट कट जाएगा, ये हो जाएगा रो जी एच इक्वल्स टू पी एटीएम। अब पी एटीएम होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। रो आपका 10⁵ है, ये 10 है, h इक्वल्स टू 10⁵। दिस मीन्स h इज 10 मीटर, h जो आपका होगा 10 मीटर हो जाएगा। सिंपल सवाल, ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये देखो क्या बोल रहा है, 2014 में आया है क्वेश्चन, मतलब बहुत लगातार क्वेश्चन नहीं पूछा है, मतलब अच्छा उधर तो 2014 तक तो 15 ऑब्जेक्टिव होता था, तो ठीक है, मतलब उस हिसाब से। अब तो ऑब्जेक्टिव ज़्यादा है तो यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अबव द डैश्ड लाइन, यहाँ से कितना मैक्सिमम हाइट होगा, अटेन्ड बाय वाटर स्टीम कमिंग आउट ऑफ बी, यहाँ से जो वाटर स्टीम निकलेगा ये पूछा है तुमसे, ठीक है। ये एंगल दे रखा है और ये दे रखा है 2 मीटर और ये दे रखा है 10 मीटर। तो पहले तो एक काम करो, लेट्स अज्यूम द मोशन ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर along this streamline, ठीक है। तो इस स्ट्रीमलाइन पे हम लोग बर्नौली इक्वेशन लगा देंगे, विल अप्लाई बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन हमेशा ही किसी दो पॉइंट, स्ट्रीमलाइन किसी दो पॉइंट पे अप्लाई करते हैं। बर्नौली इक्वेशन हमेशा ही किसी स्ट्रीमलाइन के दो पॉइंट पे अप्लाई करते हैं। हम लोग एक्चुअली एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर का मोशन को अज्यूम करते हैं स्ट्रीमलाइन के अलॉन्ग, स्ट्रीमलाइन में किसी दो पॉइंट पे हम लोग बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं, ठीक है। तो बर्नौली इक्वेशन क्या बोलता है, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज कांस्टेंट ऑन एनी स्ट्रीमलाइन, इज कांस्टेंट ऑन एनी स्ट्रीमलाइन। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक तो पॉइंट ए ले लो और एक पॉइंट बी ले लो। तो पॉइंट ए पे प्रेशर क्या है, पी एटीएम, ठीक है, प्रेशर पी एटीएम हो गया। और यहाँ पे वेलोसिटी तो बहुत कम होगा, ये थिन ट्यूब है, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ का वेलोसिटी सपोज करो कि लेट्स से द वेलोसिटी इज v, ठीक है, तो यहाँ का वेलोसिटी सपोज करो v डैश है, तो उस केस में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएंगे तो क्या होगा, रो एरिया ए, मतलब ये एरिया मान लो s है और ये एरिया स्मॉल s है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रो s v डैश equals to rho small s v. So v dash is simply sv upon s and s is very very large compared to s. दे रखा है, देखो क्या लिखा है, कमिंग आउट ऑफ थिन ट्यूब। थिन ट्यूब का मतलब ये होता है कि स्मॉलेस्ट बहुत कम है, स्मॉलेस्ट बहुत कम है। चलो फिर भी लिख लेते हैं वेलोसिटी, फिर देखेंगे कैसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट ए पे लिख रहे हैं, ठीक है, पॉइंट ए पे लिख रहे हैं रो वी डैश स्क्वायर, ठीक है।
अब ये जो है ना, इसका एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। ग्रेविटेशनल प्रेशर है, ठीक है, ग्रेविटेशनल प्रेशर है, तो ये मान लो रेफरेंस ले लो, ठीक है, ये रेफरेंस ले लिया। एक्चुअली ये सब एनर्जी टर्म है, ये आपका प्रेशर एनर्जी है, एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड का ये सब एनर्जी है। प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पी, ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड का ये सब एनर्जी टर्म है, ठीक है। तो पॉइंट ए चूंकि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है तो प्रेशर पी एटीएम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ये हो गया, और जब पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पी का बात कर रहे हैं उसके लिए हम लोग को एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। रेफरेंस लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं, बट जो रेफरेंस पॉइंट ए के लिए लेंगे वही रेफरेंस पॉइंट बी के लिए लेंगे, बस ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इसका रेफरेंस क्या हो जाएगा, अगर मान लो ये हाइट ये आपको दे रखा है, सपोज करो, या ऐसा करते हैं ना, इसको ना लेके इसको रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक है, डैश लाइन को ये रेफरेंस ले लेते हैं तो थोड़ा इजी रहेगा, ठीक। हमने इसको रेफरेंस ले लिया, अब इसको रेफरेंस लेंगे तो उस केस में हमारा ये आ जाएगा रो जी एच। अच्छा, पॉइंट बी पे क्या है, पॉइंट बी पे भी प्रेशर पी एटीएम होगा, ये भी पॉइंट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, वेलोसिटी मान लो v है, और हाइट क्या हो जाएगा जी, एल साइन थीटा, एल साइन थीटा मतलब साइन 30, साइन 30 इज 1/2, तो रो जी एल साइन 30, ये कट जाएगा हमारा, ठीक है। और ये क्या है, वी डैश, वी डैश इज ये हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इसको हम लोग लिख सकते हैं ठीक है। अब ये काफी स्मॉल है 1 के कंपैरिजन में, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा v विल बी इक्वल टू ट्वाइस रो जी, ठीक है, रो कट जाएगा, ट्वाइस 2g अंडर रूट, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुने 10 गुने h तुम्हारा 10 है और 1 घट जाएगा ना, 2/2 1 हो जाएगा 9, यानी 9 दूनी 18, 180 अंडर रूट, 180 अंडर रूट, ये v हो जाएगा, ये आपका v हो जाएगा। अब यहां से देखो ये प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, मान लो ये हॉरिजॉन्टल ले लें, तो यहां से हम लोग हाइट निकाल सकते हैं प्रोजेक्टाइल का, मैक्सिमम हाइट h डैश, तो h डैश क्या बनेगा, h डैश विल बी सिंपली v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो v स्क्वायर क्या 180 और साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1/4, 2 गुने 10, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा जी, 9/4, 2.25 मीटर, ठीक, ठीक है। तो ये जो एच डैश आ रहा है तुम्हारा, वो यहां से आ रहा है ना, यहां से, ये हॉरिजॉन्टल से, अब डैश लाइन से करेंगे तो 1 मीटर और जोड़ देंगे हम लोग, तो ये 3.25 हो जाएगा, ये आंसर बन जाएगा हमारा डी, ठीक है। तो बर्नौली इक्वेशन पे क्वेश्चन है, बर्नौली इक्वेशन हमेशा ही स्ट्रीमलाइन के किसी 2 पॉइंट पे लगाते हैं, पूरे स्ट्रीमलाइन के ऊपर प्रेशर एनर्जी ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पी रिमेन्स कांस्टेंट। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है, एक तरह से एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है, बाकी इसका वीडियो बनेगा तो देखिएगा, बहुत अच्छा से उसको डिस्कस किया रहेगा वीडियो के अंदर, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी बनाए नहीं है, बनाएंगे, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स का वीडियो अभी नहीं बनाया। ओके, आगे चले।
देखो क्या बोल रहा है, द पार्टिकल ट्रेवल्स इन ए मीडियम along the horizontal linear path, the initial velocity of the particle is v naught and the viscous force acting, अच्छा 2016 में आया है तो ये विस्कोसिटी तो सिलेबस में नहीं है, बट चलो ठीक है कर सकते हैं ऐसे भी। viscous force acting on it is proportional to velocity in the absence of any other force। आई थिंक ये क्वेश्चन हम लोगों ने ना फ्रिक्शन में किया है, बट चलो आगे आए तो फिर कर लेते हैं। देखो क्या लिखा है, particle travels the medium along a horizontal linear path, the initial velocity of particle is v naught and the viscous force acting is proportional to velocity। एक पार्टिकल है जो इधर चल रहा है, ठीक है, v वेलोसिटी एट टाइम t मान लो, शुरू में वेलोसिटी v जो है v नॉट था, और एक इस पे विस्कस फोर्स लग रहा है विच इज kv, ठीक है, एंड दैट्स द ओनली फोर्स एक्टिंग। तो ये फोर्स क्योंकि वेलोसिटी के ऑपोजिट रहेगा तो ये वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी फॉल करता रहेगा, ये वेलोसिटी फॉल करता रहेगा। इसका अगर इक्वेशन लिखें तो ऐसे लिखाएगा m dv by dt इक्वल टू माइनस ऑफ kv, ठीक है। अब यहां से एक चीज समझो कि शुरू में वेलोसिटी v नॉट था, तो dv by dt जो एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन एक तरह से बोलो, डी एक्सेलरेशन क्या है, dv by dt इक्वल्स टू, ठीक है, वेलोसिटी v नॉट है शुरू में, और जो डी एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, तो स्टार्टिंग में ही वेलोसिटी हाईएस्ट है ना, उसके बाद वेलोसिटी फॉल करेगा विस्कस फोर्स की वजह से। यानी हम एक चीज देख रहे हैं कि वेलोसिटी तो फॉल कर रहा है, लेकिन जो रेट ऑफ फॉल है डी एक्सेलरेशन चूंकि वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, तो मतलब कि शुरू में वेलोसिटी तेजी से फॉल करेगा और जैसे जैसे टाइम बीतेगा वेलोसिटी का रेट ऑफ फॉल घटता जाएगा। शुरू में चूंकि वेलोसिटी हाई है तो डी एक्सेलरेशन भी हाई है, ठीक है, डी एक्सेलरेशन भी हाई है, तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी तेजी से फॉल कर रहा है और उसके बाद रेट ऑफ फॉल धीरे हो जाएगा, कि वेलोसिटी फॉल करे तो एक्सेलरेशन भी फॉल करेगा, यानी शुरू में फॉल स्टीप है अब बाद में फॉल स्लो हो जाता है, यानी ये आंसर बनेगा। सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, करके भी निकाल सकते हैं, एक्सपोनेंशियल टाइप का फंक्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे शुरू में धीरे फॉल करा बाद में तेजी से फॉल करा, ये गलत है ना, ये तो राइज करा है तो ऐसे ही गलत है, ये लीनियरली फॉल कर रहा है, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये हम फ्रिक्शन में भी हमको याद है डिस्कस किए थे सवाल, ठीक है। आगे चले क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, 2016 में आया है, an incompressible non-viscous fluid is injected into a conical pipe at its orifice as schematically shown in figure. The pressure at the orifice is A naught. Pressure at the orifice of area A naught is P naught. Neglecting the effect of gravity and assuming a streamline flow, which are the following correctly pressure along axis of the cone? देखो इसको थोड़ा सा तो फिगर थोड़ा बढ़िया ड्रॉ करते हैं, कौन का कौन है, देखो ठीक, यहां पे देखो ओरिफिस दिया हुआ है तुमको, यहाँ पे एक ओरिफिस दिया हुआ है, एरिया ए नॉट है और ये एंगल तुमको 45 दे रखा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि बताओ थोड़ा सा कौन ऐसे ड्रा हो जाएगा, ठीक है, समझ में तो आ ही रहा ना, ठीक है। ये ओरिफिस दिया हुआ है यहाँ पे और बोल रहा है कि जैसे जैसे ये आगे जा रहा है बताओ प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है, एक्स ये है फिगर में दिया रखा है, ठीक है। तो एक्स पे मान लो एरिया कितना हो जाएगा, ये एक्स है तो 45 डिग्री है तो ये भी एक्स रहेगा। तो अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाओगे आप तो अगर मान लो वेलोसिटी v नॉट है शुरू में, अगर वेलोसिटी सपोज करो v नॉट है
तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए नॉट वी नॉट इक्वल्स टू रो ए वी, एरिया क्या है पाई एक्स स्क्वायर वी, ठीक है। यानी v इज बेसिकली ए नॉट वी नॉट, ये वेलोसिटी है एट डिस्टेंस x फ्रॉम द ऑरिफिस, दिस इज द वेलोसिटी एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द ऑरिफिस। अब हम लोग वो लगा लें बर्नौली इक्वेशन, ऑरिफिस के पास प्रेशर मान लो P ATM है, ठीक है, एंड और ग्रेविटेशनल P हर जगह सेम है, यही रेफरेंस मान लें, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और एट डिस्टेंस x मान लो प्रेशर P है, द वेलोसिटी इज दिस, ठीक है। तो P क्या हो जाएगा, Px विल बी P ATM हाफ रो V नॉट स्क्वायर माइनस V square. So this is P ATM rho V naught square minus A square V naught square pi square x4, यानी ये आ जाएगा आपका प्लस ईयर, ठीक। तो ये आ गया, ओके। एक्स इक्वल 0 तो कहीं हो नहीं रहा, ये ऑरिजिन तो थोड़ा पहले, हल्का सा पहले होगा ना। तो जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है हम लोग क्या पा रहे हैं, एक्स बढ़ेगा तो ये टर्म घटता जाएगा, ये टर्म घटेगा तो यानी प्रेशर जो है शुरू में इंक्रीज करेगा, लेकिन जैसे ही एक्स का वैल्यू थोड़ा सिग्निफिकेंट हो जाएगा ये टर्म ऑलमोस्ट 0 टेंड कर जाएगा, ये टर्म ऑलमोस्ट 0 टेंड कर जाएगा। अब प्रेशर का वैल्यू यहाँ पे जाकर सैचुरेट कर जाएगा। शुरू में तो प्रेशर हल्का सा बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही x थोड़ा कंसिडरेबल हो जाएगा, ये x4 चुकी है ना, x4 बहुत बड़ा से, x हल्का सा भी बढ़ेगा तो x4 बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो x थोड़ा सा भी कंसिडरेबल होगा तो ये टर्म ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, तो ये जाके सैचुरेट कर जाएगा तुम्हारा प्रेशर जो है P ATM प्लस हाफ रो V नॉट स्क्वायर पे, यानी हल्का सा प्रेशर शुरू में बढ़ेगा फिर सैचुरेट कर जाएगा। कौन सा है ऑप्शन, देखो ये है, x शुरू में बढ़ रहा है और फिर जाके सैचुरेट कर जा रहा है। x इक्वल 0 पे डिफाइन नहीं है, x इक्वल 0 तो ओरिफिस से हल्का सा पहले ही आएगा ना, इस ट्रायंगल में ओरिफिस का तो कुछ एरिया है ना जी, तो ये ऑरिजिन जो है हल्का सा पहले आएगा, तो x इक्वल x0 पे डिफाइंड है, प्रेशर P0 है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा, हल्का सा शुरू में बढ़ेगा और जैसे ही x थोड़ा कंसिडरेबल होगा x4 बहुत लार्ज हो जाएगा, x4 बहुत लार्ज हो जाएगा तो ये टर्म जो है 0 हो जाएगा, अब बाकी जो बचेगा वो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा फिर, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये तुम्हारा जो प्रेशर जहाँ पे सैचुरेट किया है ये प्रेशर पॉइंट हो जाएगा P0 प्लस रो वी, हाफ रो वी स्क्वायर हो जाएगा, हाफ रो वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा ऑप्शन आपका, समझ में आ रहा है ये चीज। तो ये 2016 में आया था, ये क्वेश्चन देखो 2017 में आया है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब ऐसा तो देखो इजी क्वेश्चन आता है, और इस टाइप का क्वेश्चन आप देखोगे एक क्वेश्चन IE इरडो में है, पता नहीं आप अब आजकल लोग पढ़ते हैं कि नहीं, लेकिन इससे नाइस बुक, ठीक है, मतलब 1900 क्वेश्चन का इतना अच्छा कलेक्शन है कि फिजिक्स में जिसको रियल इंटरेस्ट है ना उनको ये करना चाहिए। हम लोग तो अपने ज़माने में जो IIT JEE की तैयारी करते थे, वी यूज्ड टू डू ऑल द क्वेश्चन, इवन जैम का जब हमने पढ़ाना शुरू किया था 2005 में, तो मार्केट में जैम का कोई बुक नहीं था, तो आई यूज टू रेफर दिस बुक फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। इस बुक का क्वेश्चन हम EMT का और मैकेनिक्स का तो बहुत करवाते थे, बाद में हमने खुद किताब लिखा तो उसके बाद फिर ये बुक आउट ऑफ टच हो गया मेरा, ठीक है। ऐसे इरडोव का जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं सारा मैंने अपना संवेदना का बुक्स में इसको इंक्लूड किया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है,
To demonstrate Bernoulli principle, an instructor arranges two circular horizontal plates. ये सर्कुलर प्लेट है ऐसे और नीचे वाला भी गोल, ठीक है, गोल है राउंड, मतलब और यहाँ पे एक ओरिफिस टाइप का, ठीक। अच्छा, प्लेट का रेडियस b है और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो d है, ठीक। अच्छा, अपर प्लेट है जो होल ऑफ रेडियस a इन द मिडल, a रेडियस का एक होल है, ये आपका a है, ठीक है। अच्छा, ऑन ब्लोइंग एयर एट स्पीड v0, यहां से हम लोग v0 स्पीड से एयर ब्लो कर रहे हैं, ठीक, थ्रू द होल, सो दैट फ्लो रेट इज पाई a स्क्वायर v0, मतलब फ्लो रेट मतलब वॉल्यूम विच इज फ्लोइंग इन पर सेकेंड, वॉल्यूम विच इज फ्लोइंग इन पर सेकेंड, dv by dt where v is the volume is pi a स्क्वायर v0, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है हम लोग को, v0 अगर है और एरिया रेडियस a है तो फ्लो रेट यही होगा, ठीक है। मतलब एक तरह से स्पीड v0 है, तो ये मतलब लिखने का भी जरूरत नहीं है, ये तो समझ में आ रहा है हम लोग को। एक सेकंड में एयर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, v0, ठीक है, और उतना ही एयर जो है घुस जाएगा पाई a स्क्वायर v0, मतलब जितना एक सेकंड में कितना जितना ट्रेवल करता है उतना का उतना एयर पूरा अंदर चला जाएगा, तो पाई a स्क्वायर v0 विल बी फ्लो रेट। ये बहुत क्लियर है, क्वेश्चन में दिया भी हुआ है और नहीं दिया रहता तब भी हम लोग जान जाते हैं। इट इज सीन दैट लोअर प्लेट डज नॉट फॉल, ये लोअर प्लेट फॉल नहीं करता है। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक एप्लीकेशन है, मतलब आप देखते होंगे कि जब आंधी चलता है तो कई बार अगर छत मान लो करकट का होता है या लोग GI मतलब कोई कौन सा सीट होता है, GI सीट पता नहीं कौन सा सीट बोलता है उसका, लोग वो सीट का होता है उड़ जाता है ऊपर, या फूस का हुआ झोपड़ी टाइप का हुआ तो वो छप्पर उड़ जाता है। क्यों उड़ जाता है बताओ, मतलब क्यों घर का छत जो है उड़ जाता है जब आंधी चलता है? तो अगर मान लो जैसे कई बार वीडियो भी देखते हैं यूट्यूब पे, आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, तो मतलब ये छत है मान लो, ठीक है, तो ये क्यों उड़ जाता है? डायग्राम बढ़िया नहीं है पर ठीक है, चलो ये घर है मान लो, ये घर है, तो आप देखोगे कि ये छत कई बार उड़ जाता है जब हवा चलता है। तो क्यों ऐसा होता है? देखो ऐसा इसलिए होता है कि हवा ऐसे ब्लो कर रहा है, ठीक है, v वेलोसिटी से, अंदर तो हवा रुका हुआ है, अंदर तो घर के अंदर हवा है नहीं, हवा है लेकिन चल नहीं रहा है, ये चल रहा है v वेलोसिटी से। तो अगर बर्नौली इक्वेशन लगाओगे ना यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, a पॉइंट और b पॉइंट पे, तो a पॉइंट पे प्रेशर मान लो p atm है, ठीक है, और हवा का स्पीड 0 है अंदर मान लो, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा प्रेशर p और ये हवा है, A जस्ट बिलो द छत एंड B जस्ट अबव द रूफ, ठीक है। तो अब आप देखो एक चीज कि यहाँ अंदर का एयर का स्पीड 0 है, बाहर में एयर बहुत तेजी से ब्लो कर रहा है, तो व्हाट विल बी प्रेशर आउटसाइड? प्रेशर आउटसाइड इज गोइंग टू बी P atm माइनस हाफ रो v स्क्वायर, यानी जितना तेज हवा चलेगा छत के ऊपर प्रेशर उतना कम होगा, और नीचे का प्रेशर P atm है, यानी नीचे प्रेशर P atm है और छत के ऊपर प्रेशर P atm माइनस रो v नॉट स्क्वायर। अगर छत का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ऊपर से जो फोर्स लग रहा है वो P इंटू एरिया लग रहा है, और नीचे से जो फोर्स लग रहा है वो P atm इंटू एरिया लग रहा है, यानी नेट फोर्स जो है छत पे वो अपवर्ड है, और उसका वैल्यू कितना है? P atm माइनस P इंटू एरिया। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू net force upward is going to be half rho v square into area। यानी आप देख सकते हैं जितना वेलोसिटी मतलब स्टॉर्म का या एयर का हाई होगा छत के ऊपर, उतना ज्यादा अंदर से फोर्स लग रहा है छत के ऊपर, तो ये वेलोसिटी कई बार बहुत हाई होता है, तो उस केस में ये उड़ जाता है। कुछ ऐसा ही चीज यहाँ पे है, आप देखो जो लोअर प्लेट है, लोअर प्लेट के ऊपर एयर का वेलोसिटी हाई है, नीचे वेलोसिटी नहीं है, तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगता रहेगा, जैसे यहाँ छत पे लग रहा है ना, वैसे ही फोर्स एक इस डायरेक्शन में लगता रहेगा,
ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में। यही फोर्स कैलकुलेट करने बोला है तुमको, समझ में आ रहा है जी? ये समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे प्रेशर PATM होगा और यहाँ P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी चूंकि हाई है तो यहाँ पे देखो ये इस तरीके, यही चीज यहाँ हो रहा है, और वही निकालेंगे हम लोग। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे हो रहा है, उसी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। तो फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालने के लिए हम लोग को पहले प्रेशर डिफरेंस निकालना पड़ेगा। हर पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंस निकालना पड़ेगा। प्रेशर डिफरेंस को फिर एरिया के ऊपर इंटीग्रेट कर देंगे तो हो जाएगा। चलिए देखते हैं, करते हैं। पहले इंफॉर्मेशन सब क्लियर है ना? यहाँ पे एयर का कह रहा है स्पीड 0 हो गया है, लिखा है कि स्पीड ऑफ द एयर एट द एजेस इज नेग्लिजिबल, मतलब यहाँ पे नेग्लिजिबल है, यहाँ पे V0 है, यहाँ नेग्लिजिबल हो गया है। एयर का फ्लो कैसे होगा? ये एयर ऐसे ऐसे जाएगा ना, सर्कुलर है, ठीक है, तो इस तरह से एयर ब्लो करेगा। ठीक, तो अगर हम लोग दो पॉइंट ले लें, एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं A, और एक अंदर पॉइंट ले लेते हैं। एक हो गया पॉइंट आपका B डिस्टेंस पे, और दूसरा कलर ले लिया जाए। एक हो गया B डिस्टेंस पे, और एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ से R डिस्टेंस पे। ठीक है, ये मान लो हम कहे P पॉइंट। तो हम लोग बर्नौली इक्वेशन A पे लगा दिया जाए, P पे लगा दिया जाए। तो A पे क्या हो जाएगा? बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे। A पे प्रेशर PATM है, A पे प्रेशर जो है वो PATM है। तो इसको मिटा देते हैं नीचे वाला। देखो A पॉइंट पे प्रेशर जो है PATM है आपका, और स्पीड नेग्लिजिबल है। ठीक है, और P और A हर जगह मान लो हाइट तो सेम ही है, तो उसी को रेफरेंस मान लेंगे, ग्रेविटेशनल P 0 हो जाएगा। और R पॉइंट पे प्रेशर मान लो P है, और स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड मान लो V है, स्पीड मान लो V है। अच्छा, अब V क्या होगा पहले वो निकालो। देखो V क्या होगा वो निकालो। देखो यहां पे जिस रेट से एयर यहां से ब्लो कर रहा है, उसी रेट से यहां पे जो, अगर ये लोगे ना आपका ये क्रॉस सेक्शन, एयर ऐसे ब्लो कर रहा है ना चारों तरफ, ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया एयर का क्या होगा P पॉइंट पे? ये ऐसे है ना जी, तो एयर तो ऐसे ऐसे ब्लो कर रहा है चारों तरफ, मतलब चारों तरफ ब्लो कर रहा है, एक सिलेंडर टाइप का हो गया ना, इस टाइप से ब्लो कर रहा है एयर। ठीक है, तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो फ्लो का है वो क्या होगा? 2πr इंटू डी, ठीक है, रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी r पॉइंट पे, and that will be equal to the rate at which air is flowing in. This is the rate at which air blows out across this curved surface. ठीक है, and that should be equal to the amount of air which flow in, क्योंकि मास का कंजर्वेशन ला है एक तरह से, इक्वेशन का कंटिन्यूटी है। जितना वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर जा रहा है उतना ही वॉल्यूम ऑफ एयर क्रॉस सेक्शन के क्रॉस फ्लो आउट करेगा। ठीक है, तो यहां से V क्या आ जाएगा? V इज गोइंग टू बी सिंपली, और रो भी लगा देंगे ना हम लोग, ये तो मास हो गया, तो रो कट जाएगा हमारा। ठीक है, तो V आ जाएगा आपका पाई A स्क्वायर V0 2πRD, मीन्स दिस इज इक्वल टू A स्क्वायर V0 अपॉन 2RD। ठीक, तो ये आ गया हमारा P प्लस हाफ रो A4 V0 स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर D स्क्वायर, यानी प्रेशर इज गोइंग टू बी P0 PATM माइनस
हाफ रो ए स्क्वायर सॉरी A4 this is 1/8 basically रो A4 V0 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर D स्क्वायर। ठीक, ये प्रेशर अंदर में रहेगा, ठीक है, एट R डिस्टेंस। मतलब इसको हम थोड़ा मिटा दें तो फिर से थोड़ा ड्रा करते हैं। देखो ठीक, ये देखो एट R डिस्टेंस जो प्रेशर P है दैट विल बी गिवन बाय दिस। यहां प्रेशर P है और यहां प्रेशर P ATM है, तो नेट फोर्स क्या होगा इस पॉइंट पे? नेट फोर्स विल बी मतलब प्रेशर P ओवर हियर इज लेस कंपेयर टू P ATM बाय दिस नंबर, ठीक है। तो अगर हम लोग फोर्स निकालें हम लोग, तो अब देखो प्रेशर हर जगह पे अलग अलग है, प्रेशर जो है आर का फंक्शन है। तो अगर हम लोग नीचे वाले प्लेट पे फोर्स निकालें, नीचे वाला प्लेट मान लो गोल है ना ऐसे बी रेडियस का, तो प्रेशर चूंकि हर पॉइंट पे अलग अलग है नीचे वाले प्लेट पे, तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्स निकालने के लिए ना एक एरिया एलिमेंट ले लो, एक एरिया एलिमेंट ले लो, एरिया एलिमेंट ऑफ इन द फॉर्म ऑफ रिंग ऑफ रेडियस r एंड थिकनेस dr। अब इस एरिया एलिमेंट पे फोर्स क्या होगा, df, df विल बी P ATM माइनस P इंटू 2πr/dr, ठीक है। डिफरेंस ऑफ प्रेशर इंटू एरिया, मतलब P ATM इंटू 2πr/dr विल बी द प्रेशर विच इज एक्टिंग फ्रॉम बिलो एंड P इंटू 2πr/dr इज द प्रेशर विच इज एक्टिंग फ्रॉम अबव। तो नेट फोर्स क्या होगा, प्रेशर विच इज एक्टिंग फ्रॉम बिलो माइनस प्रेशर विच इज एक्टिंग फ्रॉम अबव, वही घटा दिया हमने, ठीक है। तो दिस विल बी सिंपली, इसको लिख लो, दिस विल बी इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, 1/8 रो A4 V0 स्क्वायर R स्क्वायर D स्क्वायर, सही लिख रहे हैं ना जी, हाँ ठीक है, इंटू 2πr/dr, ठीक है। एंड दिस विल बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम A टू B, क्योंकि A से लेस वाला कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो दिस विल बी रो A4 V0 स्क्वायर पाई अपॉन R स्क्वायर D स्क्वायर 4 इंटीग्रल dr by r A to B. So this will be R नहीं जाएगा, 8 log 4 B by A। कौन सा आ रहा है, रो A4 V0 स्क्वायर पाई, आई थिंक ये आंसर सही आ रहा है, ये आ रहा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, मतलब कोई एक प्लेट है तो उसके अगर ऊपर और नीचे डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी रहेगा दैट विल लीड टू डिफरेंस इन प्रेशर आल्सो, और फिर उस केस में उस प्लेट पे नेट फोर्स लगेगा, ठीक है। तो छत वाला हम एग्जांपल लिए, वो एग्जैक्ट इससे मैच करने वाला एग्जांपल है, ठीक है। ओके, अगेन ये सवाल फ्रिक्शन में किया हुआ है, आप देख लेना फ्रिक्शन वाला टॉपिक, ठीक है, ये फ्रिक्शन में किया है हमने। ये देख लेते हैं, ए ऑब्जेक्ट ऑफ डेंसिटी रो इज फ्लोटिंग in liquid with 75% of its volume submerged, the density is, कट गया है थोड़ा क्वेश्चन क्या, पर ठीक है, सेंस बन रहा है क्वेश्चन का, तो ठीक है चलेगा। मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है,
ठीक है। वॉल्यूम मान लो V नॉट है, वॉल्यूम मान लो V नॉट है, तो इसका मास कितना हो जाएगा, वेट कितना हो जाएगा, रो इंटू वी नॉट इंटू जी। ठीक है। ये वेट को जो है बोएंट फोर्स बैलेंस कर दे रहा है। ठीक है, मतलब बोएंट फोर्स क्या होता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, लिक्विड का वेट निकाल लें, रो नॉट मान लो, रो इसका सिग्मा मान लो इसका डेंसिटी है, सिग्मा इंटू कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है 3/4 वी नॉट, 3/4 समझते हैं, इंटू जी, तो सिग्मा क्या हो जाएगा 4/3 रो। ठीक है, सिंपल है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही है ना, मतलब वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड उतना बॉयंट फोर्स ऊपर का डायरेक्शन लगता है, अब वो बैलेंस कर रहा है वेट को। ठीक है, ये तो बचपन में किए हैं ये सब क्वेश्चन हम लोग। ठीक है, ओके, ठीक है। एमएसक्यू नहीं होगा शायद इसमें, नेट देखते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप, इसमें आपका आंसर जो है न्यूमेरिक्स में रहेगा 2.4 6.3 इस टाइप का, 8 9 10 ऐसे कुछ आंसर रहेगा इसका। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए नोजल इज इन द शेप ऑफ ट्रंकेटेड कोन, ये ट्रंकेटेड कोन है, कोन को ट्रंकेट कर दिया है, फ्रस्टम बोलते हैं इसको, फ्रस्टम। एरिया एट द वाइड एंड इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड नैरो एंड इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये एरिया आपका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये ठीक, वाटर enters the wider end at the rate of 500 gram per second. The height of nozzle is 50 centimeter. It is kept vertical with the wider end at the bottom. The magnitude of pressure difference is between the two nozzles. ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, करते हैं। मान लो यहाँ पे प्रेशर, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, so A and B are the points on the streamline. A and the B are the points on the streamline. ठीक है, तो अगर हम लोग वेलोसिटी का बात करें तो देखो कितना मास यहाँ से फ्लो कर रहा है, मतलब रो इंटू मान लो यहाँ वेलोसिटी इज v1 and here it is v2, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाओ, रो इंटू v1 इंटू एरिया 25 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, एंड जो एरिया, जो वॉल्यूम बाहर आ रहा है, मतलब मास जो बाहर आ रहा है, इट इज रो इंटू v2 इंटू एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 500 ग्राम पर सेकेंड, मतलब 0.5 kg पर सेकेंड, नहीं तो यहां से v1 v2 दोनों हम लोग का निकल जाएगा, रो भी ठीक है, क्या जा रहा है अंदर, वाटर जा रहा है, तो वाटर का रो हम लोग को पता है, वाटर का रो पता है, इस 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है ना, तो 1 ग्राम 10⁻³ kg हो गया, ये 10⁻। ठीक है, तो हम लोग का v1 v2 निकल रहा है, v1 इज 0.5 अपॉन रो आपका 10⁻³ है, 25 10⁻⁴, तो ये आपका हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0.5 अपॉन 2.5, यही आएगा ना, हाँ 2.5, तो ये कट जाएगा हमारा, तो 1/5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब v2 आ जाएगा हमारा 0.5 अपॉन रो इज 10⁻³ इंटू 10⁻⁴, यानी 0.5 अपॉन 0.1, दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आ गया, यहाँ का वेलोसिटी आ गया, यहाँ का वेलोसिटी आ गया। प्रेशर डिफरेंस निकालना है हम लोग को, बर्नौली इक्वेशन लगा दीजिए। ये मान लो ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट पे प्रेशर मान लो PA है, और वेलोसिटी हो गया रो इंटू v स्क्वायर, v1 स्क्वायर, और मान लो यही रेफरेंस ले लेते हो, तो ये रेफरेंस रो जी 0 है, और यहीं पे प्रेशर PB पे ले लेंगे,
रो V2 स्क्वायर और रो GH, ठीक है। तो हमारा PA प्लस हाफ रो V स्क्वायर, रो हो गया आपका 10⁻³ और V1 स्क्वायर क्या बनेगा 1/25 एंड PB हाफ इंटू 10⁻³ और ये हो गया 25 गुने प्लस रो GH, रो हो गया 10⁻³ जी, ये हो गया 50 मतलब 0.5, तो निकल जाएगा जी, ठीक है। ये हो गया PA और 40/20 है ना, PB और ये आ जाएगा हमारा 25, 12.5 और 12.5 और 0, ठीक है। ठीक, प्लस 5000, यानी PA माइनस PB इज गोइंग टू बी 12,500 और 5,000 17,520, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, and this will come out to be 17.52 किलो पास्कल, सॉरी स्मॉल है, तो इसका आंसर आ जाएगा 17 किलो पास्कल। क्वेश्चन समझ में आ रहा? इजी है। तो मतलब सारे ही क्वेश्चन देखो इक्वेशन कंटिन्यूटी और बर्नौली इक्वेशन पे आ रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। क्या लिखा है? सिरिंज इज यूज्ड टू एक्सर्ट 1.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू रिलीज वाटर हॉरिजॉन्टली, द स्पीड ऑफ वाटर इमीडिएटली आफ्टर इजेक्शन इज, अच्छा ठीक, तो ये सिरिंज है, यहां से इंजेक्शन जा रहा है, ये प्रेशर P जो आ रहा है वो 1.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये A ले लो, ये B ले लो, मतलब PA जो है ना वो 1.5 PATM है, ठीक है। तो अगर बर्नौली इक्वेशन लगाओगे तो ये हो जाएगा PA और स्पीड तो कम ही रहेगा ना, ऑरिफिस छोटा होता है और ये बड़ा है, तो वही जैसे कहते हैं ना नेगलेक्ट करते हैं बाद में, तो चलो शुरू में ही 0 मान लो, ऑब्जेक्टिव है, और रो GH भी 0 है, और यहाँ प्रेशर PB और हाफ रो V स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आप ले सकते हो V डैश ले सकते हो, तो हाफ रो V डैश लिखोगे, फिर क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी लगाओगे, फिर कहोगे V डैश इज AV बाई A कैपिटल A, फिर जाके नेगलेक्ट करोगे, ठीक है। मतलब चलो शुरू से कर देते हैं, लेकिन एग्जाम में मतलब वैसे मत करना, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाओगे, रो इंटू VA इंटू रो इंटू एरिया, ठीक है, अब फिर लगाओगे रो इंटू स्मॉल ए एरिया ऑफ द ऑरिफिस, आगे वाला जो है, इंटू VB, तो कहोगे VB इज VA इज नथिंग बट स्मॉल ए बाई कैपिटल A इंटू VB। अब फिर हम लोग लगाएंगे बर्नौली इक्वेशन लगाओगे, A पे आ जाएगा ऐसे, रो VA स्क्वायर, रो G 0 हो गया, यही रेफरेंस ले लिया हमने, ठीक है, और ये हो जाएगा PB प्लस हाफ रो B स्क्वायर प्लस 0। अब PA क्या है? 1.5 PATM है, ठीक है, और PB क्या है? PATM है। अब इसको लिखोगे VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.5 PATM और ये हो जाएगा 1/2 रो और VB स्क्वायर और VA स्क्वायर क्या है? स्मॉल a स्क्वायर बाई कैपिटल A स्क्वायर इंटू VB स्क्वायर। सो दिस विल कम एज हाफ रो VB स्क्वायर 1 माइनस A स्क्वायर बाई A स्क्वायर। वही हम बोल रहे थे कि ऑब्जेक्टिव में इसको पहले ही 0 मान लो, ठीक है, क्योंकि आगे जाके भी 0 ही करते हैं हम लोग, तो इसके ऐसे केस में ना इतना लंबा नहीं करना है, इसको 0 कर लेना है, इमीडिएटली आपका आंसर आ जाएगा।
तो जो आपका हाफ रो वी बी स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 0.5 PATM, ठीक है। एंड दिस इज गोइंग टू बी, रो आपका हो गया कितना 10⁻³ इंटू वी बी स्क्वायर, और PATM क्या है 10⁵, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी सिंपली VB इज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 10 यहां से, ठीक है। नेट में का क्वेश्चन है, सिंपल। क्या है देखो, water flows in horizontal pipe in a streamlined manner at absolute pressure of this and a speed 6 meter per second. If it exits the pipe at a pressure 10⁵, speed at exit point is, सिंपल बर्नौली इक्वेशन लगाना है इसमें हम लोग को, सिंपली हम लोग को बर्नौली इक्वेशन लगा देना है। हॉरिजॉन्टल पाइप है, ठीक है, यहाँ से ऐसे फ्लो कर रहा है तुम्हारा, ये मान लो ए पॉइंट है और यहाँ बी है, ये एंट्री है, ये एग्जिट है। तो हम लोग सिंपली बर्नौली इक्वेशन लगा देंगे, पी ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल पाइप है तो रेफरेंस ले लेंगे यही हम लोग, तो दोनों ही जगह H0 हो जाएगा, ए और बी दोनों पे, पी बी एरिया वगैरह कुछ दे नहीं रखा है, ठीक है, जरूरत भी नहीं है, वेलोसिटी ही दे रखा है डायरेक्ट। तो पी ए क्या है तुम्हारा 4 इंटू 10⁵, और रो कितना है 10⁵, और वी ए क्या है 6 स्क्वायर, ये 6। पी बी क्या है आपका, प्रेशर डाउन हो गया है तो वेलोसिटी अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा देखो, हर जगह है, कट जाएगा, 10 का है 400 हो गया, 36 418 है ना, और ये भी कटेगा ना, 100 प्लस हाफ 318 गुने 2 अंडरवुड निकाल लेंगे, है ना, कैलकुलेटर से निकाल लेना, 636 हो गया ना, तो निकाल लेना 2 डेसिमल प्लेस तक कर दें। अंडरवुड 636 25.2, भाई कैलकुलेशन चेक करते रहिए, ठीक है, मीटर पर सेकंड। कैलकुलेशन वगैरह कई बार कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है भाई, कैलकुलेशन का देखो, ठीक है, क्योंकि वेरीफाई नहीं करते हैं कैलकुलेशन वगैरह का, आप मतलब देखना, ठीक है, मतलब नोबडी कैन से कि हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो सकता, ठीक है, टेक केयर। बाकी कॉन्सेप्चुअल को एरर नहीं रहेगा, ये इसका गारंटी हम लेते हैं। देखो ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है, लिख रहा है करंट डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड फ्लो इज गिवन बाय दिस, एट टाइम t = 0 मास डेंसिटी is 1, using equation of continuity find rho 1111 is found to be। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे है, और वो भी डिफरेंशियल जो डेरिवेटिव फॉर्म में जो इक्वेशन होता है ना कंटिन्यूटी का, डेल डॉट जे प्लस याद रखना है इसको, इसका इंटीग्रल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं हम लोग, ये इंटीग्रल फॉर्म होता है इक्वेशन का, डिफरेंशियल फॉर्म होता है, ठीक है, यहाँ से ये आ जाता है। तो हम लोग को जे दे रखा है, जे दे रखा है, इनफैक्ट जे एक्स दे रखा है, जे एक्स दे रखा है, तो ये हो जाएगा डी जे एक्स बाई एक्स,
प्लस डी रो बाई डी टी इक्वल टू 0। तो क्या पूछा है तुमसे, रो पूछा है ना, तो डी रो बाई डी टी इज नथिंग बट ठीक है, ये आपका जे एक्स है, ये आ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव है ये, ठीक है, और रो हो जाएगा तुम्हारा, इसका इंटीग्रल ले लेंगे, स्क्वायर भी होगा, तो सिर्फ टी वाला वेरिएबल इंटीग्रेट होगा, तो रो 1 1 1 1 क्या हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर भी रहेगा, 16 गुने 1 गुने ई 1 1 1 1 4 16, यानी ई आंसर हो जाएगा, और ई का वैल्यू होता है 2.71, ये होता है एक्स वाई जेड टी, x1 y1 j1 टी 2.71, कैलकुलेटर का जरूरत नहीं है, हमको पता है आंसर इसका, ई का वैल्यू 2.71 होता है, ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मैकेनिक्स पूरा कर लिए हैं, एक एक क्वेश्चन किया है हमने 2005 से लेकर अभी तक, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है 2022 तक वो सारा मैंने कवर कर दिया है, तो ये सब करना है हम लोग को, ठीक है, और इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म शुरू करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म करिएगा, ठीक है, गॉस लॉ वगैरह करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो लेट मी स्टॉप ओवर हियर, thank you very much, or if you are liking the video, you can join my YouTube channel and you can share with your friends also, and you can download the app also, T with the Learning app. Okay, thank you.